तो ये जो जीवामृत है, ये जीवामृत जीवों का लाभदायक जीवाणुओं का अमृत कल्चर, ठीक है ना। आप जानते हैं कि पहले खेतों की किनारे मेड़ों पर पेड़ होते थे, मजबूत मेड़ें होती थीं, मेड़ों पर पेड़ होते थे। चकबंदी के कारण मेड़ें जितनी भी गायब हुई देश में, वो चकबंदी से ख़त्म हुई, क्योंकि हर किसान की मेड़ खिसकी ना, चक कटे, तो वो बुजुर्ग जो मेड़ बना गए थे, फिर वो नए आदमी ने उतनी अच्छी मेड़ डाली नहीं। दूसरा, चकबंदी के चक्कर में खेतों की मेड़ों के पेड़ कटे कि भाई अपने हम काट लें, हम क्यों किसी को दें, ठीक। तो जो जीव हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, सब लोग जानते हैं कि वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो मरने लगते हैं। तो गर्मियों में जब हमारे कमरे का रूम टेम्परेचर 48, 50, 49, 46 पहुंच जाता है, रूम टेम्परेचर, तो उस समय बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री ज़्यादा होता है। अगर कमरे में हमको 46 डिग्री फील हो रहा है तो बाहर आएंगे तो 54-55 होगा। अब यही ऊष्मा लगातार ज़मीन एब्जॉर्ब कर रही है, तो अप्रैल मई जून में ज़मीन का टेम्परेचर और भी ज़्यादा हो जाता है। तो पहले क्या था, पेड़ों के नीचे के जीव नहीं मरते थे, ठीक है ना। जहाँ धूप पड़ती थी वहाँ के मर जाते थे, और जब बारिश होती थी तो पेड़ की छाया वाला माइक्रोब फिर पूरे खेत में फैल जाता था। तो पहले तो ऐसे मरे। दूसरा, फिर कई किसान ऐसा कहेंगे कि नहीं साहब, मेरे खेत की मेड़ पर तो आज भी पेड़ हैं, तो मेरे क्यों मरे। तो तुम्हारे इसलिए मरे क्योंकि तुम लालच में आकर के दीमक को मारने के लिए, गुजिया को मारने के लिए, जाने कितने कीड़ों को मारने के लिए आपने क्लोरोपाइरीफास, थिमेटेंजी, फोराटेंजी, ऐसे कई रसायन तुमने डाले जो दीमक को मार देते हैं, केंचुए को मार देते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स भी मरेगा। तो कुल मिला के आज जहाँ खेती की जा रही है, जो जागरूक किसान हैं, अच्छी खेती करते हैं, उन्होंने ये ज़मीन के जीवाणु मार दिए। इसीलिए ज़मीन में जो जीवांश कार्बन है 1% होना चाहिए। आज़ादी के बाद 1950-60 के दशक में ये 0.5% बचा था, और अब हम पढ़े लिखे हो गए, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई, उसके बावजूद अब ये 0.3% बचा है। तो जीवांश कार्बन जब कम होगा और आप गेहूं की खेती करोगे, तो चूंकि ज़मीन की सामर्थ्य गेहूं को, धान को, गन्ने को, आलू को सामर्थ्य नहीं है उसकी कि उसको इतना पाल सके, तब फिर हम यूरिया, डीएपी का सहारा लेते हैं। जैसे ही ज़मीन की में पोषक तत्वों का इम्बैलेंस, अब इम्बैलेंस ही तो हुआ कि उसमें लोहा है, तांबा है, जस्ता है, निकिल है, मोलिब्डेनम है, ये कम हुए और यूरिया और फास्फेट ज़्यादा, नाइट्रोजन फास्फेट बढ़ा। तो जैसे ही नाइट्रोजन बढ़ेगा फिर कीड़ा और बीमारी अटैक करेंगे। तो कीड़ा और बीमारी के अटैक का कारण ये है कि सॉइल की जो इम्यून सिस्टम था, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की जो ताकत थी, वो कमज़ोर हो गई। जैसे जो व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसको सही खाना नहीं मिलेगा, वो बहुत जल्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी आने लगेगी, फिर डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देगा, तो अब वो और बीमार होगा। तो हमारी जब ज़मीन में जीवांश कार्बन कम हुआ, जब हमारी ज़मीन बीमार हुई, अस्वस्थ हुई, तो हम उसका इलाज करने की बजाय हम उसमें एंटीबायोटिक देने लगे। मतलब यूरिया दे दो, डीएपी दे दो, फंजीसाइड दे दो, वीडीसाइड दे दो, इंसेक्टिसाइड दे दो। इन चीज़ों ने हमारी ज़मीन को, हमारे एनवायरनमेंट को और ख़राब किया। तो वर्तमान में जो विषय आया है कि किसान की फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गई। आज के 40 साल पहले देश में कोई भी किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या नहीं करता था, ठीक है ना। आज देश में हजारों किसान खेती में घाटे की वजह से सुसाइड करते हैं। कई बार बीमारी, जमीन फसल में बीमारी होती नहीं है, लेकिन वो दवा बेचने वाला कहता अच्छा इसके लिए ये डाल दो,
और आप भी कभी टेलीफोन में कर किसी से पूछ लेना, वैज्ञानिक से, अधिकारी से, कि बाबूजी हमारी फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं, वो तुरंत उपाय बता देगा, फंजीसाइड बता देगा। जी बता देंगे, बिल्कुल एक आदत बन गई है बिल्कुल बिल्कुल। तुरंत सलाह देने की, फंजीसाइड डाल दो। ये कोई नहीं कहता है कि यार एक बार आपकी मिट्टी को जरा अध्ययन करो, पीछे आप क्या क्या डालते आए हो, कहीं जमीन खराब तो नहीं हो गई है। जी, उसके बारे में जमीन खराब हो गई कोई नहीं कहता, बस तुरंत दबा लो और वो दवाएं और खराब। तो आज की तारीख में जो विषय चल रहा जीवामृत का, जी सर, हालांकि कई सारे यूट्यूब पर हम जब वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे हमारे देखने वाले हमको कमेंट भी करते हैं जी जी कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। जी, ये बात तो उन्होंने बताई थी, हाँ जी, तो मैं इसकी सत्यता बता दूं। जीवा अमृत का मतलब सीधे समझना, वो जीवाणु, वो लाभदायक जीवाणु जो मेरे खेत में नहीं है, जी, वो लाभदायक जीवाणु जो मेरे खेत में नहीं है, जाने अनजाने गर्मी से या इंसेक्टिसाइड से नष्ट हो गए। नष्ट हो गए, वो लाभदायक जीवाणु खोजने हैं, कहाँ मिलेंगे? जी सर, ठीक, बिल्कुल, तो चलो कहाँ मिलेंगे। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि जहाँ धूप से ना मरते हों, जी, जहाँ पेस्टिसाइड से ना मरे हों, तो ऐसा जंगल हो सकता है। गांव में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं जहां ये हों, और चूंकि इसकी और अच्छी मात्रा चाहिए तो इनको भोजन चाहिए। जी जी, तो देखिए आप, आम का फल मनुष्य खा जाता है, जामुन खा जाता है, बेर खा जाता है, संतरा मौसमी खा जाता है, बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर के फल कोई नहीं खाता। नहीं खाते, ये चिड़ियां खाएंगी तो वहीं टट्टी करेंगी, जी जी जी, या वहीं गिरेगा वहीं सड़ेगा। तो वहाँ पर बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर के पेड़ के नीचे ये जीवाणु प्रचुर मात्रा में है। जी जी जी, आदमी वहाँ बस झाड़ू लगा के, ऐसा नहीं कि झाड़ू लगा के पत्ता वत्ता रोज झाड़ता रहता है तो वहाँ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन जहाँ पत्ते और फल गिरते रहते हैं, वहीं सड़ते रहते हैं, रुके रहते हैं, जी वहाँ ये जीवाणु मिलेंगे। जी सर, तो वहाँ की मिट्टी लाना है और 10 किलो मिट्टी, 5 किलो मिट्टी एक ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भर दीजिए, 5 किलो आटा, 5 किलो चीनी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, जी और 15 दिन तक इसको हिलाते रहिए, 2-3 दिन में एक बार। जी, उसके बाद अब ये मानिए कि मिट्टी में जो जीवाणु थे, जो 5 किलो डाला था, कहीं ऐसा ना वो खा गए हों, अब उनके लिए भोजन कम पड़ जाए, हाँ हाँ हाँ, तो अगेन फिर 3 किलो डालिए, जी 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 फिर हिलाइए, जी 10 दिन बाद फिर 2 किलो डालिए। जी, चूँकि सूक्ष्म जीवाणु खाएगा तभी मल्टीप्लाई करेगा, जी सर, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर नहीं खाएंगे हाँ, तो हमारी एनर्जी तो हम मल कैसे विसर्जित करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा फास्ट गति से मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनका कलर देखो, इसका कलर कम अच्छा है, जी, अभी आपको जो दिया है वो इसका दिया है, दिया है, इसका कलर देखिए ज़्यादा डार्क है। ज़्यादा डाल तो इसमें बैक्टीरिया 10 की पावर 7, 8, 9 हो सकती है। जी इसमें बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है 10 की पावर 4, 5, 6 होंगी। जी जी, तो ये जब आप जो कट्टी में आपको हमने दिया है वो 2 ड्रमों में पलट दीजिएगा। जी 5 किलो चीनी, 5 किलो आटा, दोनों ड्रमों में सेपरेट सेपरेट डाल दीजिए, 200 लीटर पानी भर दीजिए जी, और इनको मल्टीप्लाई होने दीजिए। 1.5-2 महीने में ये कलर आ जाएगा और 3 महीने में ये वैसा हो जाएगा जैसे वो वाला ड्रम है। जी सर, अब ये एक ड्रम 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। जी 20 लीटर इसका लिक्विड 1 कुंटल गोबर में मिलाइए, सूखे हुए गोबर में, जी और मिक्सअप कर दीजिए ताकि बिखेरने लायक बना रहे। जी 1 एकड़ ज़मीन में बिखेरिए और जुताई कर दीजिए। जी, ये ज़मीन में मिल जाना चाहिए, ज़मीन में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, और फिर फसल की बुआई करिए। जी तो ये जीवाणु अब क्या करेंगे, आपकी ज़मीन में आप पिछले पता चला कि आपके जीवाणु आपकी ज़मीन में 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले नष्ट हो गए थे। जी तो जो स्टोर 0.5% जो जीवांश कार्बन था उसी को हम खाते 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 उसी को लेते लेते कम होता चला गया। जी जबकि ज़मीन में जो फसल काट रहे हो, जी काटी हुई फसल का अवशेष ज़मीन में है। जी, टिलेज के माध्यम से रोटावेटर, कल्टीवेटर चलने से टूट जाता है, बिखर जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि डिकम्पोज करने वाले जीव वहाँ नहीं है 15 साल से। नहीं है,
बिल्कुल सही बात है। तो ये जब बैक्टीरिया जाएगा तो उस पदार्थ जो वहाँ पड़ा हुआ था, हो सकता है 1 एकड़ में 200 कुंटल ऐसा रेजिड्यू पड़ा हो, जी उसको डिकम्पोज करना शुरू करेगा, जी उसी से फसलों का भोजन तैयार होगा। जी सर। अब लोग ये कहते हैं कि साहब ऐसी टेक्निक बताओ प्राकृतिक खेती की जिसमें उत्पादन ना गिरे। जी तो फिर बता दूं, जमीन की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रख करके अगर फसल का चयन करेंगे, जैसे जीवांश कार्बन 0.3 है, तो आप चना बोइए, सरसों बोइए। जी जीवांश कार्बन 0.2 है तो अलसी बोइए और मसूर बोइए। जी जीवांश कार्बन अगर 0.4 है तो मटर बोइए, जी सर। और जीवांश कार्बन अगर 0.67 है तब गेहूं बोइए। जी तो अभी क्या है कि जीवांश कार्बन तो 0.3 है और बोना हमको गेहूं है। तो अब गेहूं के लिए जमीन में बैक्टीरिया डालने के बावजूद, चूंकि ये जादू तो कर नहीं देंगे जी 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 कि एक बार डाले बस तुरंत ह्यूमस बन गया। नहीं हो सकता। सालों लगेगा इनको जी। उस पदार्थ को खा के ह्यूमस बनाने में। हाँ। तो जब आप गेहूं की फसल ही लेनी, मान लो आपको गेहूं की ही फसल लेनी है, तब आप क्या करेंगे? गेहूं को बढ़ाने के लिए तो सामर्थ्य धरती के पास है नहीं। तो आप अगर प्राकृतिक खेती में कहेंगे नहीं साहब यूरिया डीएपी पोटास कुछ नहीं डालना, तो फिर गेहूं अगर यूरिया डीएपी डाल करके 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो रहा था और आपने जीवामृत डाला, यूरिया डीएपी पोटास कुछ नहीं डाला, तो वो 34 कुंटल का गेहूं घट करके 20 कुंटल पर आएगा। जी फिर लोग लौट जाएंगे वापस कि बेकार है। बेकार नहीं है। आप उस खेत में चना मटर मसूर बोते तो पूरी पैदावार होती जीवामृत डाल के, क्योंकि गेहूं को ज़्यादा वृद्धि चाहिए और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। जी नाइट्रोजन या तो ऑर्गेनिक कार्बन से मिलेगी, ऑर्गेनिक कार्बन ऑलरेडी वहाँ कम है। जी तो ऐसी दशा में फिर मैं कहता हूँ कि ऐसी दशा में अगर आपकी मजबूरी गेहूं बोना है तो फिर आपको यूरिया डालनी पड़ेगी। डीएपी पोटास बंद कर दीजिए, यूरिया डालिए। जी 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 अगर आपने डीएपी पोटास जिंक सब बंद करके यूरिया पूरी दे दी तो आपका उत्पादन 34 कुंटल पहले मिलता था, अब 36 कुंटल होगा। जी पक्का होने वाला है। जी जी अगले साल जब फिर आएगा तो 1 साल के अंदर ये फिर कुछ जीवांश कार्बन को बढ़ाएंगे, 0.3 का हो सकता है 0.4 हो जाए। जी अगले साल नाइट्रोजन की 25% मात्रा घटा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगले साल 1 साल बीतेगा तो 0.5 हो जाएगा, तो फिर 25% घटा दीजिए। तो एक प्राकृतिक कृषि की ओर लौटने का एक सिस्टेमेटिक अंदाज है। एकदम से ऐसा नहीं है कि आप तो यूरिया की रिकमेंडेशन कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ किसान चना मटर बोए, राई बोए, हम नहीं करते यूरिया की रिकमेंडेशन। लेकिन वो कहता नहीं साहब मेरे पास पानी है, मुझे आमदनी ज़्यादा चाहिए, मुझे तो गेहूं ही बोना है, मुझे तो धान ही बोना है, तो फिर मैं कहता हूं तो फिर थोड़ी सी यूरिया देनी पड़ेगी। ठीक है ना? विज्ञान को समझना। तो अब ये जो जीवाणु संवर्धन, इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे बनता है, मिट्टी कहाँ से लाएं, हम आपसे कल्चर ले जाएं, जैसे आप ही अलीगढ़ से लेने आए हो। जी 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 हम फिर अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपके आसपास गांव में, गांव से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे लोकेशन जरूर मिलेंगे जहां आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर प्रकृति की माया जिंदा है और यहाँ से मैं बैक्टीरिया ले सकता हूँ। जी एक रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जंगलों में ना तो कोई पानी देता है, ना उर्वरक देता है, ना कोई फफूंदनाशक डालता है, ना कीटनाशक डालता है, और कोई भी कीड़ा बीमारी नहीं लगती, ना वहाँ पानी की कमी है। जी जी तो हमें किसानों को ऐसा ही खेत बना देना है। तो प्राकृतिक खेती में एक तो जीवामृत का उपयोग करना है। फिर मैं कहूँगा जीवामृत का उपयोग केवल 2 साल करना है। 2 साल के बाद जो किसान जीवामृत का उपयोग बंद कर देगा तो समझ लो प्राकृतिक खेती सीख गया। जैसे अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो साहब 10 साल से कर रहे हैं, तो आपका गुरु ठीक नहीं है या गुरु ने आपको समझाया और आप समझ नहीं पाए हैं। ये जीवाणु को 2-3 सीजन में डालना है, 2-3 सीजन के बाद ये समझ जाना है मरता क्यों है। तो 2 ही कारण बताए कि अगर ये जीवाणु डाला फिर क्लोरोपाइरीफास डाला तो नहीं समझे।
अब ये जीवाणु डाला, ये धूप से मरता है, और अगर खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगाए तो फिर नहीं समझे। जी, फिर नहीं समझे। तो समझदारी क्या, किसान को खेत की मेड़ों पर 2, 3, 4 जगह, 5 जगह कोने पर शीशम के, जामुन के, नीम के, ऐसे पेड़ जिनकी छाया बहुत तगड़ी होती है, जी जी जी। वो पेड़ जरूर लगाने हैं। और कोई कीटनाशक, फफूंदनाशक खेत में नहीं डालना है। इमरजेंसी में, जैसे बहुत किसान बोलते हैं साहब अगर कोई रोग आ जाए तो हम कहते हैं फोलियर वाला, हम एकदम से नहीं कहते हैं कि नहीं सब कुछ बंद कर देना, बिल्कुल मत बंद करिए। जी 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 जमीन के जीवाणु मारने वाले इंसेक्टिसाइड मत डालिए। जी। अगर फसल के ऊपर कोई फंगस डिजीज आई है तो उसको मारने के लिए आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे किसानों की फसलों में बहुत सारे रोग लगते हैं, उनको नहीं पता, बस वो इतना जानते हैं साहब रोग लग गया और दवा लाते हैं। देखिए, रोग मिट्टी से जन्म लेने वाले रोग सॉइल बोर्ड, भूमि जनित बीमारियां, ये जीवामृत डालने के बाद किसी भी फसल में 1 महीना पहले अगर ये डल गया, 1 महीने के बाद अगर कोई भी क्रॉप बोते हो तो मेरा दावा है कि भूमि जनित बीमारियों का नामो निशान खत्म। लेकिन उसके बाद फिर किसान कहेगा साहब आप कह रहे थे बीमारियों का नामो निशान खत्म, मेरे खेत में तो बीमारी आ गई। तो फिर बताऊं, वो जो बीमारी आई है वो एयरबोर्न है, हवा की। एक बीमारी और होती है जो सीड बोर्न होती है, बीज की। तो कई बार सीड बोर्न बीमारी भी इस जीवामृत से नहीं जाएगी। फिर बता दूं आपको, जैसे लोग कहते हैं कि बीज जनित बीमारियों को हम ऐसे नियंत्रित कर सकते हैं। जी। अगर बीज के ऊपर कोई बीमारी का फंगस है तो हम सीड ट्रीटमेंट से खत्म कर देते हैं। जी। लेकिन कोई बीमारी बीज के अंदर, फंगस वो बीज के अंदर भी है, चूंकि क्रॉप में, फसल में फंगल रोग था तो वो फंगस पूरे सिस्टम में, वो सीड के अंदर भी है। अगर वो बीज आपको धोखे से मिल गया है तो ये समझ लीजिए वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। और कई बार हमारे एंटरप्रेन्योर जो किसानों को फसल सुरक्षा रसायन बेचते हैं वो जानते हैं कि ये बीज जनित बीमारी ठीक नहीं होती, फिर भी वो दवा बार बार देते रहते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझना। अब आप जो ये ले जा रहे हैं 2 ड्रमों में डाल दीजिएगा और लोगों को बांटिएगा। आपके पास जब ऐसा तैयार हो जाए। बात ये थी हमारा यहाँ आने का, जो हमारी बात हुई अलीगढ़ आपसे, तो ये जैसे मिट्टी का रहता है तो चुनाव सही नहीं कर पाता है शुरू में व्यक्ति, फिर बात वही करता है। हाँ। तो ये आप मिट्टी जो है बहुत जगह से लाए थे, कहाँ से लाए थे उसे और बता दिए। देखिए, हम तो, मैं भी बताऊं, मैं शुरू में ज्ञानी नहीं था जी। ये ज्ञान तो मुझे कहीं से मिल गया। जी सर। वही दोहा है रहीमदास जी का, रहीमन बिरवा खेत में, वही ने हमको प्रेरित किया कि किसान की ढेर सारी समस्याएं हैं, यूरिया देनी पड़ती है, डीएपी देना पड़ता है, बीमारियों के लिए फंजीसाइड, कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। जंगल में कोई बीमारी नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है। क्यों? तो एक है क्यों, जंगल में क्यों नहीं है। तो मुझे लगा कि जंगल की सॉइल में कुछ है जो लोग नहीं जानते हैं। और ये सत्य बात है, परमात्मा की माया इतनी विकराल है कि इंसान की औकात नहीं है। जैसे पहले हम एक बायो फर्टिलाइजर कहते थे राइजोबियम, फिर ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, आज 20-25 हो गए। 84 लाख योनियों की विवरण जो है वेदों में, और आज मनुष्य जो है केवल 1,35,000 को लिपिबद्ध कर पाया है। 90,000 जीव हैं और 45,000 वनस्पतियां हैं। वेदों में तो 84 लाख है। तो इस जमीन में लाखों प्रकार के माइक्रोब्स हैं, लाखों प्रकार के, और उनका एक कंसोर्सिया है। फिर कहूंगा, एक सिंगल बैक्टीरिया कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। लाखों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के, हजारों प्रकार के जब माइक्रोब्स लाभदायक मिलते हैं ना, तब कुछ कर पाते हैं। अब हम और एक चीज कहेंगे, निगेटिव पैथोजन, इनका भी होना बहुत जरूरी है। जिसको कहते हैं ना, अरे निगेटिव पैथोजन हो, अल्लाह मत बचाइए, वो भी ईश्वर की माया में, उनका भी कोई रोल है। अगर वो नहीं होंगे ना तो ये करेगा क्या?
नहीं कर पाएगा बिल्कुल। तो इनके बीच में एक स्ट्रगल है, एक सामंजस्य है। बहुत सारे, जैसे मच्छर हानिकारक है हमारे लिए, मेंढक, तो मैंने मेंढक मारा, मच्छर प्रॉब्लम बन गया। जी जी जी। मच्छर तो मरा नहीं, मारते रहे मच्छर मेंढक मर गए। और मरता रहा मेंढक, मेंढक। मारते रहे इल्ली, मरती रही तितली, मारते रहे माहू, मरती रही मधुमक्खी, जी। तो चिड़िया मर गई, मधुमक्खी मर गई, दीमक मर गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, अब हम लोग बचे हैं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये जो जीवामृत है, मैं बार बार कहता हूँ, जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा हिस्सा है। जी जी जी। ये केवल जमीन को सुधारेगा। बस बस। अगर आप बारिश का पानी मेड़ बना के नहीं रोक पा रहे हैं, खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, भूमि की उर्वरता के अनुसार फसल लेना नहीं सीख पा रहे हैं, जी 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 जी। तो फिर समझ लीजिए आप प्राकृतिक खेती को आधा अधूरा ही समझ पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? सही। तो प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति के वैभव को सजाना, प्रकृति की किसी भी इकाई को क्षति ना पहुंचाना। जी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे। हे प्रकृति रूपी माँ, तेरा वैभव अमर रहेगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां भी अमर रहेंगी, और नहीं तो मरना ही मरना है।